चलिए फटाफट से स्टार्ट कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, जी हाँ, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों के लिए हैं। एग्जीक्यूटिव सी ऑफ कोर्स SLCM सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट के लिए, और अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल का तो याद देखिएगा यहाँ पर CFL में बात कर रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट जो यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, याद देखिएगा ICDR, जी हाँ, दोनों एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है इस सेशन के अंदर, सेशन मैं बहुत बड़ा नहीं करूंगा, छोटे छोटे सेशन रखूंगा, और कहीं याद रखिए टेस्ट सीरीज में हम लोग इनको कवर कर चुके हैं, क्वेश्चंस के थ्रू भी कर चुका हूं, बट जिन स्टूडेंट्स के याद रखिए ऑनलाइन करूँ खासतौर से आप लोगों का नहीं होने बता रहे हैं यार, जिन स्टूडेंट्स का ऑनलाइन याद रखिए क्लासेस ले रहे हैं उनका अमेंडमेंट कवर नहीं हुआ था, तो उनको भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ फटाफट से, ठीक है। ज्यादा याद रखिएगा बड़े अमेंडमेंट्स नहीं है, ध्यान से समझेंगे क्योंकि पहले हमने ये चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन इक्विटी प्राइवेट पब्लिक फंडिंग, इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग। अगर ध्यान से देखा जाए ना ICDR के अंदर आने वाले चेंजेस, जी हाँ, इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कि अगर अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022 को कंसीडर करें, ध्यान से सुनना, याद देखिएगा एग्जाम के लिए फिर कह रहा हूं क्वेश्चन बन सकता है, तो पे अटेंशन। लाने के पीछे क्या था रीजन, देखिए सेबी ने ऑब्जर्व किया कि इन 2022, देखो डेटा बता रहा हूं, ये डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, देखिए अगर 2021 का डेटा देखें ना, लगभग 63 कंपनीज ने अराउंड 1 लाख करोड़ रुपए रेज किया था मार्केट से, ठीक है। उसके बाद में अगर और प्रीवियस डेटा देखा जाए 2020 के अंदर 15 कंपनी से 26,000 करोड़ रुपए रेज किया। तो कहीं ना कहीं जो अब यहां मैं आपको अमेंडमेंट डिस्कस करने वाला हूं ICDR के अंदर, ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, कहीं जगह रिलैक्सेशंस दिए गए हैं और कहीं जगह थोड़े से नॉर्म्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट भी किया गया है। क्या, जैसे हम लॉक इन पीरियड को डिस्कस करेंगे, प्राइस बैंड को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है, OFS ऑफर फॉर सेल को लेकर डिस्कस करेंगे, कई सारी एस्पेक्ट जहां कवर करेंगे ताकि हम ये कंसीडर कर सकें कि सेबी ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं पब्लिक फंड रेजिंग के केस में, अगर आपकी कंपनी IPO लेके आ रहा है और वहां जहां पे आपको ICDR रेगुलेशन कंपाइल करना मैंडेटरी होता है। तो पहला जो अमेंडमेंट यहां पर है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, विलफुल डिफॉल्टर जहां वर्ड यूज होगा उसके साथ साथ वर्ड याद रखिएगा फ्रॉडुलेंट बोरोवर भी आएगा। अब तुम इसको चाहो तो रट्टा मार लो, है ना, या जो आपको ज्ञान मैराथन में दिया जा रहा है, अगर वो वाला काम भी हो सकता है, आपसे नहीं कह रहा हूं, ठीक है। जो मैराथन में ज्ञान दिया जा रहा है, तो क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनना, खैर बाहर में जाए मैराथन, ध्यान सुनो यार, है ना, मुझे मैराथन नहीं, मुझे प्रॉपरली चैप्टर पढ़ाना पसंद है, टेस्ट करना पसंद है, और मैराथन जहां होते होंगे उनके लिए जिन्होंने बहुत से बुक 2-4 बार रिवाइज कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छा मैराथन है ना, बाकी तो तुम्हारा मर्जी यार। आइए ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अरे बेटा आओ ध्यान दो, देखो ध्यान सुनेगा, जब वर्ड यूज हो रहा है विलफुल डिफॉल्टर, अब क्या हुआ ना, विलफुल डिफॉल्टर के साथ में सेबी ने बोला जी फ्रॉडुलेंट जो बोरोवर है ना उस वर्ड को भी यूज करेंगे, फ्रॉडुलेंट बोरोवर को, मतलब अगर जहां विलफुल डिफॉल्टर यूज हो रहा है तो वहां मतलब वर्ड फ्रॉडुलेंट बोरोवर होगा। विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है, दैट सच पर्सन हैविंग कैपेसिटी टू रीपे, इट्स दैट, कैपेसिटी है, कैपेसिटी तो है भाई साहब का, पेमेंट कर सकते हैं, बट इंटेंशनली ही डजंट वांट टू मेक द रीपेमेंट, ही इंटेंशनली डजंट वांट टू मेक द पेमेंट, नहीं करना चाहता है, इंटेंशनली पेमेंट करना ही नहीं चाहता है, धोखाधड़ी करेगा, क्या करेगा, विलफुल डिफॉल्टर, ठीक है। जब हम बोलते हैं फ्रॉडुलेंट बोरोवर, मान लीजिएगा फ्रॉडुलेंट बोरोवर इसने एक एसेट्स को कोलैटरल किया फॉर द पर्पस ऑफ लोन, और एसेट्स का एक्चुअल वैल्यू जो है मान लीजिएगा 10 करोड़ है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, बट उसने अपनी बुक्स में रिप्रेजेंट करके क्या धोखा दिया कि इस बुक इसकी वैल्यू दिखा दी 20 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़, तो लोन जो सैंक्शन होगा इसके बेसिस पे हो जाएगा। वो क्या कर रहा है, फ्रॉडुलेंट बोरोवर। अगर ऐसा पर्सन भी है कोई तो उसको हम विलफुल डिफॉल्टर के साथ में हम वर्ड जब यूज करेंगे तो फ्रॉडुलेंट यहां पे रखेगा, वर्ड बोरोवर भी कंसीडर हो रहा है। तो पहला अमेंडमेंट क्या यूज किया गया इन्होंने, रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज 3 को देखें, डेफिनेशन वर्ड विलफुल डिफॉल्टर व्हेनेवर इट अपीयर्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड विद द वर्ड विलफुल डिफॉल्टर और फ्रॉडुलेंट बोरोवर, ठीक है। क्यों, दोनों के एक्ट्स डिफरेंट है ना, अगर दोनों के एक्ट्स डिफरेंट हैं तो जब हम लैंग्वेज को इंटरप्रेटेट करते हैं, अगर मैं विलफुल डिफॉल्टर तो विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडुलेंट बोरोवर पढ़ रहा हूं तो दोनों के एक्ट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। ऑफेंस दोनों ही एक तरीके का है, ऑफेंस है दोनों में ही, लेकिन एक्ट डिफरेंट हैं, क्लियर है। तो आप ये नहीं कि जो विलफुल डिफॉल्टर उसे आप सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि वो भी फ्रॉडुलेंट बोरोवर है, एक्ट्स डिफरेंट है, इसलिए यहां पर उन्होंने बोला अगर विलफुल डिफॉल्टर और सब्स्टिट्यूट वर्ड साथ में रखा क्या, फ्रॉडुलेंट बोरोवर। आई होप ये क्लियर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आगे चलते हैं, देखो फटाफट से। जनरल कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू फॉर IPO, जनरल कंडीशन ध्यान से इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनना।
ये प्रीवियस क्लास में बताए थे ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। आइए देखिए कह रहा है अगर जब आपकी कंपनी आईपीओ के थ्रू फंड रेज करती है, आईपीओ थ्रू फंड रेज करती है, ध्यान सुनो, आईपीओ के थ्रू फंड रेज करती है तो क्या करती है, जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस एंड अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन। अब कईयों को तो पता है, ये पता ही नहीं है और चम के चेपा चापी चल रही है, चलने दो। खैर जिसको सीखना है वो सीखे और जिसको नहीं सीखना है मत सीखे, लेकिन करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएस को तो आना चाहिए अच्छे से, समझिएगा। जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस एंड अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन, आईपीओ के थ्रू फंड रेज किया और फंड रेज करने के बाद में सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 35% आपकी कंपनी यूटिलाइज कर सकती है आईपीओ की प्रोसीड को जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन पे। अब ध्यान से सुनना, रट्टा मारने के बजाय ध्यान समझो क्या होता था, ध्यान सुनना क्या होता था जब हम वर्ड यूज करते हैं अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन। तो जर्नली इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है, कंपनी जब एक्सपेंशन में जाती है, मर्जर एक्विजिशन में जाती है, तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी को अलाउड होती है। अब जानते हैं जैसे कि ऑफ कोर्स सेबी के कुछ आपको रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, बट इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी अलाउड है। अब प्रॉब्लम क्या होता है जब हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्विजिशन, ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है समझना। प्रॉब्लम ये होता है कि कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए, क्या देखिए क्या करें, इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए भी पैसा इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जब वो यहां कंफर्म करके नहीं बताती है, मतलब ये कंफर्म करके लिखती नहीं है क्या कि ये जो फंड रेज किया जा रहा है ये स्पेसिफिकली ए लिमिटेड या बी लिमिटेड या सी लिमिटेड कोई भी कंपनी को एक्वायर करने के लिए किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे इसको अनआइडेंटिफाइड, क्योंकि यहां पे आइडेंटिफाइड नहीं किया आपने कि आपका टारगेट एक्विजिशन कौन होगी। लेकिन क्योंकि यहां आप करते क्या हो, प्रोसीड को जब आप जनरेट करते हो थ्रू आईपीओ और उसको इस्तेमाल करते हो विदाउट स्पेसिफाइंग योर टारगेट, और उसका आप यूज कर रहे हो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, तो कंपनी क्या लिख देता है अपना ऑफर डॉक्यूमेंट में, जब पर्पस डिफाइन कर रहा होता है तो कि किस लिए लिया जा रहा है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स। अब ये लिखा है आपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स, बट स्पेसिफिकली आपने मेंशन नहीं किया कि आपके टारगेट क्या होगा। तो सेबी ने देखा कि यार ऐसे तो गड़बड़ हो रहा है कि लोग आईपीओ के थ्रू प्रोसीड रेज करता है और फिर विदाउट स्पेसिफाइंग द टारगेट, है ना, एक्विजिशन टारगेट क्या करता है, उसको पैसा इस्तेमाल करता है एक्विजिशन में। तो सेबी ने कहा नहीं, आप एक काम कीजिएगा, आपको ठीक है मना नहीं है, आप इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्विजिशन कीजिएगा, बट ऑफ कोर्स लीजिएगा, इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स लीजिएगा, बट उसके हम लिमिट लगाएंगे, कितना है, सब्जेक्ट टू 35%। 35% का मतलब है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का मतलब कंपनी किस काम के लिए बनी है, जैसे कंपनी का मेन पर्पस क्या है समझना, इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है, इनकम जो है कंपनी की, इनकम जो है, ध्यान सुनना, कंपनी की जो इनकम है उसको इन्वेस्ट करना, इसलिए ताकि उससे प्रॉफिट रेज हो। तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का मतलब है ऐसी एक्टिविटीज जिसके थ्रू कंपनी अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को क्या करेगी, मैनेज करेगी। तो यहां इस काम को करने के लिए कंपनी ना जनरल कॉर्पोरेट पर्पस प्लस अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन दोनों के लिए आईपीओ की प्रोसीड का मैक्सिमम 35% यूटिलाइज कर सकती है। और अगर सिर्फ मैं बात करूं अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन, तो इसके लिए स्पेसिफिकली 25% तक ही इस्तेमाल करेगी, प्रोवाइडेड अगर यहां पर स्पेसिफाइड एक्विजिशन है, अगर आपने प्रोसीड जो आप जनरेट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ, मतलब एक्विजिशन करने के लिए जो टारगेट है आपने स्पेसिफाई किया कहां पर, आपका ऑफर डॉक्यूमेंट में। इन दैट केस आप आईपीओ का 100% प्रोसीड भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने बताया ऑफर डॉक्यूमेंट में कि कंपनी एक्विजिशन करेगी एबीसी लिमिटेड को, तो एक्विजिशन आपने यहां पे बता दिया स्पेसिफाइड एक्विजिशन, तो आप आईपीओ का 100% भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यही अनआइडेंटिफाइड है और आपने लिख रखा है अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स, जहां पर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, तब आप उसका कितना, मैक्सिमम 25%, और अगर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के साथ होगा तो ये होगा 35%। इसको ध्यान से देखा जाए तो 35% अमेंडमेंट के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 25% पहले था। बात पकड़ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ऑलराइट। नाउ अब इससे बेनिफिट है ना, अभी तो ये तो तुमको बता रहे थे कि जो मैंने बोला 2021 के अंदर 63 कंपनीज ने अराउंड 1 लाख रुपीज पब्लिक से फंड रेज किया इनिशियल ऑफर के थ्रू। फिर 2020 को उठा के देख लीजिएगा, 15 कंपनी से 26,000 करोड़ रुपीज रेज किया। और अगर आप 2017 का डेटा देखेंगे तो उसमें लगभग 68 या 63,000 करोड़ रुपए रेज किया। तो क्या है ये, इट्स अ बैकड्रॉप, यू नो, इट इज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ
63 कंपनीज जो अगर रेज कर रही हैं, तो एक उसको बेसिस को देखते हो कि हाँ 63 कंपनीज अगर कर रही हैं तो फर्दर और इनिशिएटिव्स ले जाएं। तो यहां देखिए लैंग्वेज में ध्यान से आइएगा। जर्नल कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट फॉर द इशू ऑफ आईपीओ एफपीओ राइट इशू, किस लिए कह रहा है? एन इशू मेकिंग आईपीओ एफपीओ राइट इशू शैल इंश्योर दैट अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, purpose such objects where the issued company has not identified acquisition or investment target as mentioned the object of the issue in the draft offer document. The offered document shall not exceed 35% of the amount being raised by the issuer. मतलब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस प्लस अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन में कंपनी आईपीओ प्रोसीड का, कंपनी ने मान लीजिए आईपीओ के थ्रू फंड रेज किया, एज्यूम कीजिएगा 100 करोड़ रुपीस, तो मैक्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 35 करोड़ रुपीस वो यूज कर सकता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस प्लस अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन, याद रहेगा। ऑलराइट, चलिए अब यहां पे ध्यान सुनना आगेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, कंप्लायंसेस करे जाते हैं, तुम समझोगे अभी आओगे जब फील्ड में कंप्लायंसेस किए जाते हैं तो कंप्लायंस में चीजें वेरीफाई करनी होती हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं, देखो कहता है however the amount raised for the such object where the issued company has not identified acquisition or investment target mention the objects the issue in the offer document and offer document shall not exceed 25% of the amount being raised by the issuer। तो subject to maximum अगर आपको specifically unidentified acquisition है, unidentified acquisition तो 25%, मिला के जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 35%, अगर स्पेसिफाइड है तो 100% कीजिएगा। provided that the limit shall not apply if the proposed acquisition or strategic investment object have been identified। स्ट्रैटेजिक, याद रखिएगा, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, आइडेंटिफाइड इन दैट केस सुटेबल स्पेसिफिक डिस्क्लोजर अबाउट सच एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट आर मेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। तो आप कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आईपीओ प्रोसीड को भी यूज कर सकते हैं। बड़ी अमेंडमेंट बताऊंगा कि मॉनिटरिंग करने का पहले क्या होता था, मॉनिटरिंग कौन करती थी? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो आईपीओ का प्रोसीड आप जनरेट करते थे, पहले से भी क्या करता था कि ठीक है कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मॉनिटरिंग करते थे आईपीओ की प्रोसीड का 95% अमाउंट तक, ठीक है। अब अमेंडमेंट के बाद में इसमें क्या कहने के गया, जो सर्टिफाइड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो कैसी हैं, रजिस्टर्ड होंगी विद द सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वो ही क्या रहेंगी मॉनिटरिंग कि जो भी आईपीओ प्रोसीड आई है, और पता 95% नहीं है 100%, मतलब अगर 100 करोड़ रुपीस आपने आईपीओ से रेज किया है तो वो मॉनिटर करेंगी कि वो उस यूटिलाइजेशन, उसका यूटिलाइजेशन 100 करोड़ रुपीस का काम हुआ है पूरा। पहले 95% देखते थे, अब 100% देखेंगे। और कौन देखेगा अब? रजिस्टर्ड क्रेडिट एजेंसीज, बोलो रजिस्टर्ड क्रेडिट एजेंसीज। ऑलराइट, चलिए अब रूल 8 रेगुलेशन 8 की हम बात करते हैं, इज इंसर्टेड प्रिस्क्राइबिंग द एडिशनल कंडीशन फॉर ओएफएस। किसके लिए कह रहा है? ओएफएस के लिए। देखिएगा ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल के हम यहां पे ध्यान समझेंगे कौन कर रहा होगा, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं। यूजुअली कौन होता है? अब देखो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसके पास में? वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में, प्राइवेट इक्विटी के पास में। क्या? जब कंपनी आईपीओ लेकर आता है, कंपनी जब आईपीओ लेकर आता है तो इनके पास एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी होती है, क्या करके? ओएफएस करके, ऑफर फॉर सेल। तो क्या आईपीओ में ये भी अपना ओएफएस डाल सकते हैं? आंसर इज यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। पर यहां पर सेबी ने इनको भी, इनके भी, याद देखिएगा, इनकी जो डीलिंग्स हैं ओएफएस की, इसको भी रेगुलेट किया बाय इंसर्टिंग रेगुलेशन 8A। आइए समझते हैं क्या है, ध्यान से देखते हैं। रेगुलेशन यहां पर अगर 8A की हम बात करें, फॉर द इशू वेयर द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड अंडर सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 6 ऑफ दीज रेगुलेशंस। याद रखना ओएफएस की जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां पे बोल रहा है रिक्वायरमेंट किसकी? रेगुलेशन 6 की, आईसीडीआर, याद होगा। गुड, आगे सुनो। शेयर्स ऑफर्ड फॉर सेल टू पब्लिक बाय शेयर होल्डर्स होल्डिंग इंडिविजुअली और विद पर्संस एक्टिंग इन कंसर्ट। चाहे मान लीजिएगा एक पर्सन है मिस्टर ए अकेले, या फिर अलॉन्ग विद मिस्टर बी, कितना जो क्या कर रहे हैं इनके पास, मान लीजिएगा प्रायर आईपीओ उनके पास शेयर से कंपनी के मोर देन 20% ऑफ प्री इशू शेयर होल्डिंग ऑफ द इशूअर, मोर देन 20%। कितना कह रहे हैं? मोर देन, याद देखिएगा, मोर देन 20%, मतलब मोर देन 20% यहां बोल रहे हैं, मोर देन 20%, याद देखिएगा, मोर देन 20%। कितना? ऑफ प्री इशू शेयर होल्डिंग ऑफ द इशूअर। इशूअर मतलब कंपनी का ही नाम है। हाँ तो क्या यार, क्या बोलते तुम भी यार? बेस्ड ऑन फुली डिलीटेड बेसिस। फुली डिलीटेड का मतलब होता है टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो कि ओपन मार्केट में उसका ट्रेड हो रहा है, ठीक है, मान लीजिएगा आज की डेट में बोल रहे हैं, जो उसका कैसा है, ओपन मार्केट में अवेलेबल है।
ओपन मार्केट में मतलब यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि ओपन मार्केट में ट्रेड होगा तो आईपीओ आ गया उसका मतलब जो अवेलेबल शेयर्स हैं, इवन अगर ESOP भी एक्सरसाइज कर लिया, इसका एक नोट देखो यहाँ डला हुआ है एक अलग से, कहता है टोटल नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल टू ट्रेड ऑन एन ओपन मार्केट एंड ESOPs एंड कन्वर्जन आफ्टर एक्सरसाइज, और वो शेयर्स भी जो ESOPs में या फिर कन्वर्जन हो चुके हैं उन्हें बोलेंगे फुली डिलीटेड शेयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी का 100 शेयर्स है, उसमें से मान लीजिएगा 10 ESOPs है, और ऐसा भी है 10 जो कन्वर्ट होगा इन फ्यूचर, कन्वर्टेबल इन नेचर है, ठीक है, कन्वर्टेबल होगा। ये कन्वर्ट अगर हो गया है तो हम बोलेंगे फुली डिलीटेड। अगर ये कन्वर्ट नहीं हुए तो यहां पर हम फुली डिलीटेड सिर्फ 80 को बोलेंगे जो ट्रेड के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो कह रहा है उसमें 20% किसके पास में है, ऐसा कोई पर्सन जिसके पास में अकेले या फिर किसी और के साथ में 20%, मोर देन 20%, याद रखिए मोर देन 20% वर्ड यूज हो रहा है, मोर देन 20%, ठीक है। देन shall not exceed more than 50% of their pre-share holding on the fully diluted basis। तो वो अपना आईपीओ में वापस कर सकता है कितना, 50%। अब अज्यूम करते हैं 100 शेयर्स थे फुली, मान लीजिएगा डिलीटेड, फुली डिलीटेड 100 शेयर्स थे, जिसमें मान लीजिएगा ESOPs भी कन्वर्ट हो, एक्सरसाइज हो चुका है और कन्वर्जन भी हो चुका है, तो टोटल हमारे पास में ट्रेड के लिए जो अवेलेबल है वो 100 शेयर्स हैं। उसमें से 20 शेयर्स हैं मिस्टर ए के या उसके बी के साथ मिलके, ठीक है। अब यहां मोर देन, जब हम 20 बोल रहे होंगे तो हम अज्यूम कर रहे हैं डेटा के लिए, फॉर एग्जांपल 20 की जगह हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। 30 शेयर्स हैं आउट ऑफ 100, 30 शेयर्स किसके पास है, ए एंड बी के पास, दोनों एक साथ करी कर रहे हैं। इसमें से 15 शेयर्स याद देखिएगा, मतलब अपने होल्डिंग का 50%, 15 शेयर्स नहीं कह रहा हूं क्योंकि यहां तो 30 का 50% हो जाएगा ना, 15 शेयर्स, तो 50% शेयर्स अगर उनके पास मोर देन प्री शेयर होल्डिंग मोर देन 20% से ज्यादा है तो फुली डिलीटेड बेसिस पर 50% से ज्यादा, क्योंकि उनकी शेयर होल्डिंग 20% से ज्यादा है इसलिए वो 50%। तो हमने एज्यूम किया 30 उनके पास शेयर्स हैं, 50% कितना हो गया, 15 शेयर्स, वो OFS कर सकते हैं आईपीओ में। यहां पर जो सवाल बार बार था कुछ बच्चों का वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, फिर भी क्या डाउट है क्वेरी करना, लेकिन बुद्धि से, कान खोल के, दिमाग से ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। नाउ अगर मान लीजिएगा किसी के पास में 20% से ज्यादा नहीं 20% से कम है तो वही क्राइटेरिया 50% की जगह 10% हो जाएगा, फिर वो ऑफिस के अंदर ऑफिस करेगा आईपीओ में तो वो 10% अपनी प्री शेयर होल्डिंग का कर सकता है। शेयर ऑफर्ड फॉर सेल टू पब्लिक बाय शेयर होल्डर्स होल्डिंग इंडिविजुअली और विद पर्सन एक्टिंग कंसर्न, कैसे कह रहे हैं, देखो आंसर करना कितना है, लेस देन 20%, लेस देन 20, याद रखिए 20%, कितना कह रहा है, लेस देन 20% of pre-issue shareholding of the issuer based on the fully diluted basis shall not exceed more than 10% of the pre-issue shareholding of the issuer fully diluted basis। क्या हो रहा है, मोर देन 20% तो 50% तक कर सकता है, लेस देन 20% तो 10% तक अपना होल्डिंग का खुद की होल्डिंग है 10% तक वो कर सकता है। याद रखना लिखा हो शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द प्री शेयर होल्डिंग ऑफ द इशूअर ऑन फुली डिल्यूटेड बेसिस। याद रहेगा, तो डाउट्स के अंदर यहां देखो एक चीज मैं तुमको फिर क्लियर करता हूं, जो इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो रही है, जो बुद्धि में आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आया था, इसको देखो ध्यान से सुनना, इसकी लैंग्वेज को ध्यान से देखना, क्या कर रहा हूं ध्यान से सुन लीजिएगा और वापस से। हाँ बेटा उसी को वापस आंसर कर रहा हूं, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो आप भी याद देखिएगा, कोई इशू नहीं है, मैं 10 बार समझाने को तैयार हूं, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से अटेंशन के साथ पढ़िएगा, ठीक है। पूछेगा, हाँ बेटा ध्यान से देखो, यहाँ कह रहे हैं शेयर्स ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक बाय शेयर होल्डर्स। अब इसका मतलब एक पर्सन, मैंने जैसे कि आपको मिस्टर ए हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। मिस्टर ए कौन है, कंपनी के अंदर वो शेयर होल्डर है जिन्होंने यहां पर इशू आने से पहले, आईपीओ आने से पहले वो कंपनी के शेयर्स होल्ड करते थे। हमने जैसे बताया प्रैक्टिकली क्या होता है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी होते हैं जनरली यही मिलते हैं कंपनी में, जो आईपीओ आने से पहले कंपनी की मेजॉरिटी शेयर रखते हैं। तो हम मान लेते हैं एक बार के लिए मिस्टर एक है वेंचर कैपिटलिस्ट, क्लियर। अब आईपीओ के टाइम पर ध्यान सुनना, आईपीओ के टाइम पर ओएफएस करना चाहते हैं ये, तो सेबी ने कुछ रूल्स रेगुलेशन 8A में दिए इनके लिए, ठीक है, जब हम कंसीडर करेंगे रेगुलेशन 6 को सबसेक्शन 2 के साथ में, ठीक है। तो कह रहा है टू पब्लिक बाय शेयर होल्डर्स होल्डिंग इंडिविजुअली और विद पर्सन एक्टिंग कंसेंट लेस देन 20% ऑफ प्री शेयर होल्डिंग ऑफ द इशूअर, लेस देन 20%,
मतलब अगर इशूअर का फुली डिलीटेड, जैसे मैंने कहा, जो कि ट्रेड के लिए अवेलेबल है, वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 है। मैंने जैसे फिर बता दिया, यहां बताया नहीं है बट मैं आपकी लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर रहा हूं, फुली डिलीटेड किसे कहते हैं। अगर कोई इसॉ से कन्वर्जन है वो भी अगर एक्साइज हो गया है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, फुली डिलीटेड। ठीक है, जो ट्रेड के लिए अवेलेबल है शेयर्स उसे फुली डिलीटेड किया जाता है। ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हम बोलते हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, मान लीजिए हमने अज्यूम किया वो 100 है इशूअर का। ठीक है, इस बंदे के पास नहीं कह रहा हूं, इस बंदे के पास नहीं कह रहा हूं, किसके पास कह रहा हूं, इशू के पास में 100 है टोटल। उसमें से लेस देन 20% मिस्टर ए के पास है। कितना कह रहे हैं, लेस देन 20%। तो हमने अज्यूम कर लिया, मान लीजिए कि इनके पास 10 शेयर्स हैं, 10 शेयर्स हैं। अब ये कब है, आईपीओ आने से पहले उनके पास शेयर्स हैं। ठीक है, अब कह रहा है प्री इश्यू होल्डिंग ऑफ द इश्यू बेस्ड ऑन फुली डिलीटेड, बेस्ड ऑन फुली डिलीटेड। ठीक है, कैसे कह रहे हैं, फुली डिलीटेड, जो कि मैंने बताया आपको, shall not exceed more than 10% of the pre-issue shareholding of the issuer on fully diluted basis। तो वो कितना कर सकता है, अपने इस 20% का 10% OFS कर सकता है जब कंपनी का आईपीओ आएगा उसके अंदर। क्लियर हुआ, कोई डाउट? ठीक है, सेम अगर 20% से ज्यादा है तो 50% कर सकता है अपना। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं। फॉर शेयर होल्डर्स होल्डिंग इंडिविजुअली विद पर्सन एक्टिंग कंसर्न मोर देन 20% ऑफ प्री इशू शेयर होल्डिंग ऑफ द इशूअर बेस्ड ऑन फुली डिलीटेड बेसिस, प्रोविजन ऑफ लॉक इन एज स्पेसिफाइड रेगुलेशन 17 ऑफ दीज रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल एंड रिलैक्सेशन फ्रॉम द लॉक इन प्रोवाइडेड इन क्लॉज 17 क्लॉज सी द रेगुलेशन नॉट बी एप्लीकेबल। वो क्या है अभी डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, नीचे ध्यान से देखना, नीचे हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जिनके लिए किस पे अप्लाई हो रहा है, जिनके पास मोर देन 20% प्री शेयर होल्डिंग है, आईपीओ लाने से पहले की, जिनके पास इश्यूअर की 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, उनको रेगुलेशन 17 के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, लॉक इन फॉलो करना होगा और वहीं पे उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या है देखो, इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय वेंचर कैपिटल फंड, और अभी क्या बताया तुमको, जनरली वीसी के पास या प्राइवेट इक्विटी के पास होता है, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी थर्ड और वेंचर कैपिटल, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर शैल बी लॉग इन फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 months फ्रॉम डेट ऑफ परचेज बाय द वेंचर कैपिटल फंड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और कैटेगरी फर्स्ट थर्ड ऑफ फॉरेन वेंचर कैपिटल। बात पकड़ में आ रहा है, क्या हो रहा है, अगर वेंचर कैपिटल वीसीएफ है या एआईएफ है, कैटेगरी यहां पे देखिएगा फर्स्ट, सेकंड और फिर फॉरेन, थर्ड नहीं काउंट कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नेचर, डेरिवेटिव नेचर का होता है। तो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट एआई फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल, उनके केसेस में लॉक इन पीरियड जो रहेगा यहां कितना रहेगा, 6 months। ठीक है, कब से 6 months काउंट करते हैं, परचेज से। भैया ये मार्केट हिला के रख देते हैं, आप समझ रहे हैं, मार्केट हिल जाता है इनसे, तो इनके लिए लॉक इन लगना जरूरी है, कम से कम कितना, 6 months का। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आई होप क्लियर है, ये सेम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं बोला जिनके पास 20% ज्यादा पीरियड होल्डिंग उनके ऊपर लॉक इन लगाइएगा 6 months का। ऑलराइट सर, ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्राइस बैंड के लिए रूल रखा गया कि कम से कम भैया 105% तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्या, फ्लोर प्राइस। पहले हम स्पेसिफिक थोड़ा बात कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट बोला इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो प्राइस बैंड कह रहा है एज पर रेगुलेशन 29 सब 2 कैप ऑन प्राइस बैंड द कूपन रेट इन केस ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, कूपन रेट इन कन्वर्टेबल, याद रखिएगा, नोट करने वाली चीज है, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट शैल बी लेस देन और इक्वल टू 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस। बात समझना, कह रहा है प्रोवाइडेड दैट कैप of the price band shall be at least 105% of the floor, but at least कितना यहां पे रखिएगा, shall be at least 105% of the floor price। तो प्राइस बैंड मैं बेटा क्या बात कर रहे हैं, बताए थे ये, तुमको ये नहीं पता प्राइस? मेरे उम्मीद कर रहा हूं मेरे बच्चों को पता होगा, जब हम वर्ड यूज करते हैं प्राइस बैंड तो ये कहां यूज हो रहा होता है, बुक बिल्डिंग में। हाँ, इतना भी याद नहीं है, क्यों क्या कर रहे हो यार, कौन ने कहां से पढ़ा है पहले आपने? हाँ, प्राइस बैंड बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, प्राइस और प्राइस ऑन कैप। अब जनरली क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि मान लीजिएगा 100 रुपीज रखें, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मान लीजिएगा मिनिमम यहां से स्टार्ट होगा फ्लोर प्राइस से एंड कैप ऑन प्राइस 120, तो क्या बोल रहे हैं, कैप ऑन प्राइस। अब यहां पर क्या होगा, बिल्डिंग होना स्टार्ट होगा। हाँ, तो ये जो गया यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है हमें डिसाइड कर रहे हैं,
नहीं समझ में आया यार, इतना थोड़ा ना बेटा, अमेंडमेंट पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है ना कि पहले बेसिस तो क्लियर रखो। कोई नहीं, अलग से पूछ लेना, बाद बता देंगे। इसलिए कहता हूं बेटा, इसलिए ही कहता हूं कि आप समझिएगा। देखिए अगर आप लोग बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आगे दिक्कत आएगा, ठीक है। चलो आओ, प्राइस एंड प्राइस बैंड कितना कह रहे हैं यहां पर, कहता है कैप ऑन प्राइस बैंड, द कूपन रेट इन केस ऑफ अ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट शैल बी लेस देन और इक्वल टू 100 to 20%, 20% ज्यादा नहीं होगा प्रोवाइड का, ठीक है। एंड प्रोवाइड दैट द कैप ऑफ प्राइस बैंड शैल बी एटलीस्ट कितना रखेंगे, कम से कम 105% ऑफ फ्लोर प्राइस, ठीक है। नाउ एलोकेशन नेट ऑफर, अब देखो ये भी ध्यान रखना, एलोकेशन और नेट ऑफर के अंदर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। इशू मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ध्यान आ रहा है। एलोकेशन इन द नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैटेगरी, याद रखिएगा वर्ड यहां पे यूज कर रहे हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। 1/3 of the portion available to non-institutional investors shall be reserved for the applicant with the application size more than 2 lakh and up to 10 lakh। नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के लिए किस में कर रहे हैं, नेट ऑफर के अंदर जब एलोकेशन करते हैं, एलोकेशन क्या था ना, कैटेगरीज वाइज करते हैं ना, तो यहाँ पे कितना कह रहे हैं, पहला 1/3 ऑफ द पोर्शन किसके लिए अवेलेबल रहेगा, नेट ऑफर का, जिन इन्वेस्टर्स में, जो इन्वेस्टर्स कितना कर रहे हैं, जिनका एप्लीकेशन साइज 2 लाख से ज्यादा है बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख, तो नेट ऑफर का कितना परसेंटेज चला गया, 1/3 किसकी कैटेगरी में, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिनकी एप्लीकेशन साइज कितनी होगी, मोर देन 2 लाख एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख। फिर दूसरी कैटेगरी रखेंगे 2/3 जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनकी शेल बी रिजर्व फॉर द एप्लीकेशन साइज मोर देन 10 लाख, provided that unsubscribed portion of either of the subcategories specified in clauses A and B, इन दोनों का केसेस में जो भी होगा वो एडजस्टमेंट हो सकती है, मे बी अलॉटेड टू द एप्लीकेंट इन अदर सबकैटेगरीज ऑफ द नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। याद रखना यही इंपॉर्टेंट चीज होती है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो कैटेगरी पाई है जिसका एप्लीकेशन साइज मोर देन 22 लाख है, मोर देन 2 लाख है बट सब्जेक्ट टू 10 लाख, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, उसको कितना मिलेगा नेट ऑफर के अंदर 1/3। दूसरी कैटेगरी रखिए जिसके अंदर एप्लीकेशन साइज इसका मोर देन 10 लाख है, एप्लीकेशन साइज बोल रहे हैं, एप्लीकेशन साइज मोर देन कितना है 10 लाख है, तो वो कितना 2/3। अब इन दोनों की कैटेगरी आपस में सब कैटेगरीज में एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन किसकी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सब कैटेगरीज में, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स साथ नहीं होगा। ये बहुत जनरल बात है, पहले भी डिस्कस किए। यहाँ सिर्फ याद रखिएगा परसेंटेज को हम लोग 1/3 और 2/3 को फोकस करते हुए क्राइटेरिया रेफर कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन साइज। नाउ मॉनिटरिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ कौन करेगा, क्रेडिट सर्टिफाइड क्रेडिट एजेंसी करेगी, पूरा 100% प्रोसीड को कंसीडर करेगी। देखो इफ द इशू साइज एक्सीड 100 करोड़, देखो यहाँ पे हाईलाइट करना है इस बात को, 100 करोड़, द इशू शैल मेक अरेंजमेंट फॉर द यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द इशू टू बी मॉनिटर्ड बाय ओनली बाय क्रेडिट एजेंसी रजिस्टर्ड विद द सेबी इंस्टेड ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। मॉनिटरिंग ऑफ द फंड रेज्ड बाय द इशूअर मस्ट बी डन फॉर द एंटायर प्रोसीड्स इंस्टेड ऑफ 95%, पहले कितना 95% होगा, अब ये 100% बोल रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी करनी पड़ेगी कब, देखो ध्यान से, इन द इवेंट ऑफ नॉन रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है 90%। अब यहाँ पे टाइम चेंज कर दिया, वही 90% है, चेंज मत चिंता मत करिएगा, 90% ही है, 90% अचीव नहीं हो रिफंड कीजिएगा। टाइम पीरियड कितना कर दिया, 4 डेज कर दिया, पहले कितना होता था 15 डेज, बोला नहीं वापस करो जल्दी, कहता है ऑल एप्लीकेशन मनीज रिसीव शैल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट फोर्थविथ बट नॉट लेटर देन 4 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। क्लोजर ऑफ द इशू का 4 दिन के अंदर पैसा वापस करना पड़ेगा, मतलब वापस हाथ में बांटना पड़ेगा, उनका अकाउंट में वापस जाना चाहिए, जिस मेथड से उन्होंने रेज किया उनके अकाउंट में वापस जाना चाहिए, ठीक है। कितना दिन में बोल रहे हैं, 4 डेज में, सबको जानते हैं ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना 90% अचीव नहीं हो तब। फर्दर रिलीज ऑफ द सब्सक्रिप्शन मनी, ध्यान सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है भी। इन केस ऑफ इशूअर फेल्स टू ऑब्टेन लिस्टिंग और ट्रेडिंग परमिशंस, कहां से, स्टॉक एक्सचेंज से नहीं मिला, बात पकड़ में आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज वेयर द स्पेशल सिक्योरिटीज आर वर्थ टू बी लिस्टेड, और ये तुम जानते हो अच्छे से, ध्यान सुनना, पहली एप्लीकेशन लगती है आपको अपना ऑफर डॉक्यूमेंट में स्टॉक एक्सचेंज का, ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज का नेम मेंशन करना पड़ता है, उसके लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल आप अप्लाई करते हो, और वहां से परमिशन मिला नहीं, इधर आपको दिक्कत आ गया, तो क्या करिए देखिएगा, इट शैल रिफंड थ्रू द वेरिफाइबल मींस द एंटायर मनी रिसीव विद इन 4 डेज, पहले 7 डेज था फिर 4 डेज कर दिए, अभी देखना आगे भी, ऑफ रिसीव ऑफ द इंटीमेशन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज resulting the application for listing of special securities. If such money is not repaid within 4 days, पहले 7 डेज में करना है, 7 डेज में नहीं कर पाते तो 8 डेज मिलते थे, फिर सेम यहाँ पर 4 डेज में करना है, 4 डेज में नहीं करते, देन क्या कर रहा है आगे, within 4 days after the issue becomes liable to repay, issuer and every director of the company who is in office and default on from the expired 4 day
earlier 8 days, all right, we jointly and several liable to repay the money with interest at the rate of 15%. इंटरेस्ट रेट वही का वही चेंज नहीं हुआ, 15% पहले भी था, अभी भी वही है, ठीक है। लेकिन ड्यूरेशन में टाइम चेंज में कर दिया, कितना, 4 डेज में आपको क्या करना होगा, कब, अगर आपको लिस्टिंग की परमिशन नहीं मिली है स्टॉक एक्सचेंजेस से, तब क्या हो रहा है, डाउट, वो बात अलग है बेटा, वो बात अलग है, आप अपील लगाओ, वो सब अलग चीज है। लेकिन यहाँ पहले तो आपको इस तरह फॉलो करना पड़ेगा। आपको याद है ना आईपीओ वाला सेशन में मैं क्या बोल रहा था, बात बार आपको, आईपीओ का कंपनी आती है तो उसका रेपुटेशन के लिए भी बड़ा रिस्क होता है, इसलिए हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही केयरफुल समझाता है। और आप सोचो कि आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो सिर्फ पढ़ ही रहे हो, कि सोच रहे हो कि एग्जाम में ही पास हो जाए, बस बस बस। जब आईपीओ लेकर आओगे ना, पूरा ये शोल्डर पे ना बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पे अटेंशन, ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। Period of subscription, the right issue shall be kept open for subscription for a period of minimum period of 7 days. पहले 15 days बोलते थे, याद आ रहा है, गुड, चलो कुछ तो याद आ रहा है। For a maximum period of 30 days, वो maximum period भी 30 days है, ठीक है। No withdrawal of application shall be permitted after the issue closing date. Of course, एक बार अगर क्लोज हो गया तो उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं की जाएगी। पहले अगर आपने मिनिमम कितना दिन के लिए ओपन रहेगा, 7 डेज के लिए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 30 डेज। पहले कितना होता था, मिनिमम 50 डेज के लिए, अब कितना कह रहे हैं, 7 डेज, मिनिमम 7 डेज के लिए ओपन रहेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 30 डेज। क्लोज हो गया एक बार, उसके बाद फिर आपको एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते आप। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ लाना है, आईपीओ हो गया एक बार हमारा पहले, अब क्या कर रहे हैं हम, जा रहे हैं, तो कहता है issue shall be eligible to make a further public offer if it has not changed its name last 1 year period immediately preceding the date of filing the relevant offer document। बात समझ में आ रहा है? If it has not changed its name in the last 1 year period immediately preceding the date of filing of the relevant offer document। offer document लाए तो उसका लास्ट, अब उसका पूरे डेट में, लाने के बाद से बात हो रहा है, लाने के बाद से हो रहा है, ठीक है। Provided that if issuer has changed its name in the last 1 year period immediately preceding the date of filing the relevant offer document, relevant document फाइल किया, फाइल करने के बाद में 1 साल के अंदर अगर चेंज हुआ है, ठीक है, तब क्या स्टेप लेना समझो। सच इशू शैल मेक एन फर्दर पब्लिक ऑफर इफ एटलीस्ट 50%, वही बात आना है, हाँ वही बोल रहे हैं, 50% ऑफ द रेवेन्यू फॉर द प्रीसीडिंग 1 full year हैज बीन अर्न्ड बाय इट्स फ्रॉम द एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय न्यू नेम। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि डिसेप्शन माइंड में इन्वेस्टर के क्रिएट नहीं हो जाए। नई नेम से आपने एटलीस्ट 50 रेवेन्यू 50% रेवेन्यू इन द प्रीवियस ईयर, मतलब जो इमीडिएटली 1 ईयर आपका रहा है, जब आप अप्लाई कराएं उससे आपने जनरेट किया हो, क्या हो रहा है, तभी वो हम एक्टिविटी कंसीडर करेगा यहाँ पे और उसे चेक करता है, ठीक है। एंड इशू नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन द प्रोविजो सब रेगुलेशन 1 शैल मेक एन फर्दर पब्लिक ऑफर ओनली इफ द इशू इज मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब देखो ये क्यों एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, अगर कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा होगा, देखो 50% of the revenue for the preceding 1 full year has been earned by it from the activity indicated by new name, activity indicated by the new name, क्या हो रहा है। और अगर कहता है इशू इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन स्टिपुलेटेड, मतलब हम जो इसकी बात कर रहे हैं नहीं कर पाया 50%, इन दैट केस शैल मेक अ फर्दर पब्लिक ऑफर ओनली इफ द इशू इज मेड थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस एंड इशू अंडरटेक्स टू अलॉट एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू द QIB and to refund full subscription money if it fails to make the said minimum allotment to the QIB। This is a very very important question और मैं आपको बता दूं एग्जाम में आ सकता है। क्या रखना है ध्यान हमको, FPO, क्या आप याद रखेंगे, फर्स्ट कंडीशन 50% आपका रेवेन्यू आपके जो नेम न्यू नेम है उससे एक्टिविटी 50% में प्रीवियस ईयर में आपने 50% इनकम जनरेट किया हुआ एटलीस्ट, ठीक है। आप टोटल से तो निकालेंगे बेटा 50% और कैसे निकालेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको 75% आपको क्या देखिएगा QIB को देना पड़ेगा। और अगर QIB भले ही बाकी सब्सक्रिप्शन पूरा फुली सब्सक्राइब हो गया बट QIB का 75% अचीव नहीं हुआ तो यू हैव टू मेक द रिफंड, ठीक है। और ये जो प्रोसेस आप करेंगे भी ये बुक बिल्डिंग के थ्रू ही लाएंगे, ठीक है, फिक्स प्राइस मेथड से नहीं चलेगा, बुक बिल्डिंग ही फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, इशू इनएलिजिबल टू मेक अ प्रेफरेंशियल इशू, कब, देखो आप इसको देखते हैं। प्रेफरेंशियल इशू स्पेशल इशू सिक्योरिटी शैल नॉट बी मेड टू एनी पर्सन हु हैज सोल्ड और ट्रांसफर एनी इक्विटी शेयर्स, हाईलाइट कीजिएगा वर्ड, इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर ड्यूरिंग द 90 ट्रेडिंग डेज। कब से कह रहा है, अच्छा पहले इसको जैसे यहाँ पे उन्होंने रेफर भी किया हुआ, अर्लियर 6 मंथ्स था, अब यहाँ पे कितना कह रहा है 90 डेज। कब से प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट, रिलेवेंट डेट, जी समझो ना, प्रेफरेंशियल इशू का मतलब क्या है यहाँ पे, अब आप स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को टारगेट कर रहे होते हो ना। प्रेफरेंशियल इशू का मतलब यहाँ पे सिलेक्टेड लोगों को कर रहे हो,
तो वहां पर क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए उसने ईश्वर की मान लीजिए इशू देने हम लेकर आए हो, ठीक है, अब उसको हम कंपनी अपना शेयर अलॉट कर रही है, सिक्योरिटी अलॉट कर रही है, हम स्पेसिफिकली यहाँ वर्ड यूज करेंगे सिक्योरिटीज, ठीक है। अब अगर उसने ईश्वर के पास में कंपनी का इक्विटी शेयर था, ईश्वर का इक्विटी शेयर था, ठीक है, और उसने लास्ट रिलेवेंट डेट में, या देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ रिलेवेंट डेट, जो बेसिकली बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होती है रिलेवेंट डेट, ठीक है, तो वहां से उसने क्या किया है 90 डेज का अंदर, प्रीसीडिंग 90 डेज कहां से कहते हैं, प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट, प्रीसीडिंग वर्ड यूज हो रहा है, ध्यान सुनना, ठीक है, फॉलोइंग नहीं कह रहा हूं, प्रीसीडिंग। तो यहां पर उसने पिछला 90 दिन के अंदर क्या किया है, रिलेवेंट डेट से अगर इक्विटी शेयर सेल किया है किसका, इश्यूअर का, तो उसे प्रेफरेंशियल इशू नहीं मिलेगा। पकड़ में आया बात। पहले पीरियड था 6 मंथ्स का, उसको थोड़ा शॉर्ट किया। मैं कह रहा हूं ना आईसीआई, देखो सेबी ने यहां जो इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं अमेंडमेंट्स लाकर, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी और रिलैक्सेशंस रखे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फोकस हो सके। बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस जो होते हैं वहां कंपनी याद रखिएगा और मेथड ढूंढती है इंस्टेड ऑफ आईपीओ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Issuer shall not be eligible to make preferential issue if it has any outstanding dues to the board, stock exchanges, important है, board की तरफ dues हैं, exchange की तरफ dues हैं, deposit की तरफ dues हैं, तो नहीं ला सकते। However, this shall not be applicable in case where such outstanding dues are subject to matter of pending appeals proceedings which have been admitted by the relevant court, tribunal, authority as the case may be। कह रहा है अगर कोई ड्यूज है स्टॉक एक्सचेंज से भी या फिर डिपॉजिट तरफ, लेकिन अगर ये ड्यूज अगर राइज हुए बिकॉज ऑफ द कोई अपील है, ऑर्डर अपने अगेंस्ट ऐसे भी अपनी अपील लगाया हुआ है, कोई प्रोसीडिंग्स है, वो मैटर याद रखिएगा सेट में गया हुआ है या कोर्ट में गया हुआ है और वो एडमिट हो चुका है, याद देखिएगा वर्ड यहाँ पे एडमिटेड है, हैज बीन एडमिटेड, तब ये वाला अमाउंट सॉरी ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन अगर प्रेफरेंशियल इशू ला रहे हो और अगर सेबी का, स्टॉक एक्सचेंज का या डिपॉजिटरी का ड्यू अगर नहीं दिए हैं, एक्सेप्ट जो बताएं पेंडिंग अपील्स को छोड़ के, ठीक है, और जहां पे कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया उसको छोड़ के, तो आप नहीं ला सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कंडीशन फॉर प्रेफरेंशियल इशू, छोटा सा एक ये बराबर देखते हैं। The issuer has made an application seeking an principal approval to the stock exchange where the its equity share are listed on the same day when the notice has been sent in respect of the general meeting seeking the shareholder approval by way of special election। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल जब हम मांगने जाएंगे उसी दिन, जिस दिन आप यहाँ पे शेयर होल्डर से अप्रूवल ले रहे होंगे प्रेफरेंशियल इशू के लिए, बिना शेयर होल्डर की अप्रूवल के कैसे हो जाएगा, यू नीड टू पास एसआर, हाँ एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर पास कर रहे हैं जिस दिन आप मीटिंग कर रहे हैं उस दिन सेम डे याद रखिएगा आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए स्टॉक एक्सचेंज को भी रिक्वेस्ट देनी है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। टेन्योर ऑफ द कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ध्यान से आइएगा इस पे भी, अपॉन द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन बाय द अलॉटी to convert the convertible security within a tenure, the issuer shall ensure that the allotment of equity percent to the exercise of the convertible security is completed within 15 days from the date of such exercise by the allotee। मतलब कन्वर्जन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए 15 डेज के अंदर अंदर। अगर उसने अपना कौन अलॉटी, जैसे सपोज कौन होगा जिसने लिया हुआ है यार, होल्ड कर रहा है, ठीक है, उसने अपना ही इस राइट को 15 डेज में वो एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करने के बाद उसकी अलॉटमेंट, उसको अलॉटमेंट होना मतलब इसको इक्विटी शेयर्स मिल जाना चाहिए विद इन 15 डेज। कब से, जब से उसने राइट अपना एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करने के लिए वो एलिजिबल था, ठीक है। Now, issuer shall place a copy of the certificate of practicing company secretary before the general meeting of the shareholder concerning the proposed preferential issue, certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR regulations, जो कि अभी एस्पेक्ट साइड में डिस्कस कर रहे थे कि अगर सेम डे अगर मान लीजिएगा अगर आपको जिस दिन आप अप्रूवल ले रहे होंगे शेयर होल्डर से बाय पासिंग एसआर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंशियल इशू, सेम डेट आपने याद रखिएगा क्या करा होगा, आपने स्टॉक एक्सचेंज को इन प्रिंसिपल अप्रूवल की भी एप्लीकेशन दे दी होगी, ठीक है। फर्दर देखते हैं। Now, special securities may be issued on a preferential basis for consideration other than cash, provided the consideration other than cash shall comprise only the swap of exchange of shares pursuant to a valuation report by the independent registered valuer and which shall be submitted to the stock exchanges। कब कह रहे हैं, अगर मान लीजिएगा प्रेफरेंशियल या स्पेशल सिक्योरिटी अगर दे रहे हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पे और वहां पर ना प्रेफरेंशियल बेसिस में क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन जो है वो कैश ना होकर क्या हो रहा है, स्वैप ऑफ शेयर्स है, स्वैप ऑफ शेयर्स क्या कह रहे हैं, प्रेफरेंशियल जो बेसिस पे कर रहे हैं वहां पर स्वैप एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, स्वैप ऑफ शेयर्स है, तो वो विदाउट वैल्यूएशन रिपोर्ट के नहीं होगा और वो वैल्यूएशन रिपोर्ट भी देखिएगा आपको स्टॉक एक्सचेंज को आपको सबमिट करना है। सिंपल सा अमेंडमेंट है, याद रखिएगा जितने भी मैं अमेंडमेंट्स हम बोल रहा हूं मैं उस बेसिस से बोल रहा हूं कि आपने इस चैप्टर के बेसिस पढ़े हुए हैं, खासतौर से मैं आपको कह दूंगा, आपको तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है बेटा, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बेसिस तो बताऊंगा तभी तो आपके लिए अमेंडमेंट इजी होंगे, नहीं तो अमेंडमेंट पढ़ने का फायदा क्या है।
ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके बेसिस क्लियर हैं। फिर भी कह रहा हूँ डिस्कस कर लेना लेकिन सेशन के बाद में, है ना, क्योंकि जिन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है ना बेसिस पढ़ा उनको अमेंडमेंट से फैमिलियर कर लेना फटाफट से, ठीक है। बेसिक्स अगर नहीं पता है तो ये अमेंडमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। फिर भी आप लोग क्वेरी कर सकते हो, मैं बता दूंगा, सेशन में अलग से करेंगे फिर, ठीक है। एनीवेज ना, ये लॉक इन पीरियड इंपॉर्टेंट है। लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योरिटी अलॉटेड टू प्रमोटर ग्रुप, याद देखिएगा इसके ऊपर मैं फटाफट आपके लिए एक सेशन रख रहा हूं जिसमें क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को सबको, एनआर के 9 का स्टूडेंट्स आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी मेरे को यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इसके क्वेश्चन भेजूंगा फटाफट से प्रैक्टिस करने के लिए। लिखना नहीं है, सिर्फ यस और नो में आंसर करना है, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं ताकि इसके जो अमेंडमेंट्स हम फटाफट से समझ सकें, ठीक है। आएगा लॉक इन रिक्वायरमेंट सिक्योरिटीज अलॉटेड टू प्रमोटर ग्रुप अप टू 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड टू 18 months, ठीक है। And now for allotment exceeding 20% capital, lock-in period has been reduced to 6 months. Now lock-in requirement for allotment of the person other than the promoter and promoter group has been reduced to 6 months. तो कितना बोल रहे हैं अभी, पहले कितना रखते थे, पहले सर पहले तो सर बड़ा खतरनाक था, देखो यहाँ पे देखो has been reduced to 18 months, तो ये सब कितना लिया गया हम उसको गए 18 months के लिए, ठीक है। फॉर अलॉटमेंट एक्सीडिंग, अगर 20% ज्यादा है, अगर मान लीजिएगा 100 करोड़ में से 20 करोड़ या 20 करोड़ है तो यहाँ पे तो हम 18 मंथ्स को रखेंगे 20% को 18 मंथ्स तक लॉक इन रहेगा। अगर बियॉन्ड अगर 20 करोड़ से ज्यादा आएगा उसका 25 करोड़, तो 5 करोड़ जो यहाँ पर है उसको हम लोग 6 मंथ्स के लिए लॉक इन रखेंगे, ठीक है। जो एडिशनल होगा एडिशनल 6 मंथ्स के लिए जाएगा। प्रमोटर के अलावा जो भी है याद रखिएगा उसका लॉक इन 6 मंथ्स है, पहले भी डिस्कस किया था ना, अभी बताया था यार, ऊपर नहीं पढ़ के आए क्या बीसी में। प्लेज ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेज ऑफ लॉक इन स्पेशल सिक्योरिटीज, ध्यान सुनना, स्पेशल सिक्योरिटीज एक्सेप्ट स्पेशल वोटिंग राइट्स, इसे बोलते हैं सुपीरियर वोटिंग राइट्स, ऑलराइट, इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय द, एक्सेप्ट मतलब इसको तो हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। कह रहा है स्पेशल सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर लॉक in this provision shall these regulations may be pledged as a collateral for a loan granted by a scheduled commercial bank or public financial institution or systematically important NBFC or housing finance company, क्लियर है। अब ध्यान सुनने पे इंपॉर्टेंट क्या है, कह रहा है स्पेशल सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर एंड लॉक्ड इन अंडर द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशंस, ठीक है। लेकिन क्या किया हुआ है, प्लेज किया हुआ है एज अ कोलैटरल, किस साथ में, एनबीएफसी शेड्यूल्ड बैंक्स या फिर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी हो सकती हैं, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, provided that a loan has been granted to issuer or subsidiaries for the purpose of financing one or more of the object of the issue, the pledged special security is one of the condition for the sanction of the loan। मतलब ध्यान सुनना इसको, provide that loan has been granted to issuer or subsidiaries for the purpose of, purpose यहाँ पे क्लियर होना चाहिए किसके लिए, वो इशू से रिलेट कर रहा हो जो प्रमोटर ने प्लेज की हुई है, financing on one or more of the object of the issue and pledge to special securities is one of the condition for the sanction of the loan। क्या provide further that the lock-in on the special security shall continue pursuant to the invocation of the pledge, invocation भी हो सकता है क्योंकि राइट चला जाता है ना, कब, अगर डिफॉल्ट होगा तब। The entity invoking the pledge shall not be eligible for transfer the specified security till the lock-in period stipulated in these regulations has expired। अब ऐसा थोड़ी ना है कि प्रमोटर ने कहां रखा, प्लेज किया शेयर्स बैंक के साथ में और डिफॉल्ट कर गया तो बैंक ने अपना राइट एक्सरसाइज कर लेना है, कौन सा एक्सरसाइज कर लेना है, बोला सेल करो और प्रोसीड नहीं रिकवर करो, बोला नहीं, जब तक उस पर लॉक इन रहेगा वो लॉक इन ही रहेगा, बैंक यहाँ पर देखिएगा उसको सेल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, अगर अभी प्रमोटर अगर प्लेज कर रहा है और प्लेज कर रहा है कौन सी, वो सिक्योरिटी जो लॉक इन में है उसकी, ठीक है। पर्पस भी क्लियर है ना, इशू के लिए होना चाहिए फाइनेंसिंग, ऑलराइट। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, ये जो प्लेज ऑफ द स्पेशल सिक्योरिटीज वन ऑफ द कंडीशन फॉर द लोन ऑफ सैंक्शन, ठीक है। लॉक इन जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, अगर इन्वोकेशन भी एक्सरसाइज हो जाता है तब भी, कोई डाउट्स में। चलिए अब देखिएगा ऑलमोस्ट जो खास इसमें अमेंडमेंट हमने अभी उसको ले लिया है, ऑलराइट, और इसके आगे के अमेंडमेंट्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। इतना इसलिए बता दिया है फटाफट से ताकि आप अपना चैप्टर एक बार रिवाइज कर लें, और याद रखिए मैं फिर बोल दूं इसके क्वेश्चंस मेरे पास में अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी, याद रखिएगा। आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स अपना रिक्वेस्ट कीजिएगा 9 का व्हाट्सएप पर, मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर कहूँगा, आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और आप लोगों को तो मैं सेंड कर ही रहा हूँ, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ताकि इसमें अमेंडमेंट सारे हम लोग कवर कर लेंगे क्विकली, ऑलराइट।